प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जिसका नाम था कोशिका अर्थात सेल को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोगों ने बारीकी से पढ़ लिया। पिछला जो सेल से संबंधित जो क्लास है वो 4 क्लास आपकी हो चुकी है। चारों में हम लोगों ने उसके थ्योरेटिकल पार्ट जितनी भी चीज़ें थी उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं हर एक चीज़ों से हम लोग अवगत हुए थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जितना एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची है। बिना देर के हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए आज के क्लास को। और आज के क्लास को जो थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से बारीकी से चारों क्लास को देख पाए हैं, पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, तो ये क्लास उनके लिए जो है कोई कठिनाई के दौर से गुजारने योग्य नहीं होगी। अर्थात सारे क्लास की जो क्वेश्चंस होंगी जो आज होने वाली है सबका आंसर आप देने योग्य होंगे और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची होगी। ये श्रृंखला है। तो आइए बिना देर के हम लोग विद्यार्थीगण अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्या कह रहा है सर? प्रश्न है किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अर्थात ये जो थोड़ा सा मिसटाइप हो गई है, ये नहीं है ना। अब इसको देख सकते हैं अब इसको देख सकते हैं आप। प्रश्न है कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है ना, ये चीज है। तो मैं आपको बता दूं क्या कि कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है, अर्थात कोशिका का जो नियंत्रण कोशिका को करके रखता है, जैसे हमारे हाथ में सपोज किसी कारणवश हाथ में या शरीर के किसी भी अंगों पर, विभिन्न अंग है हमारे पास, उनमें कहीं भी अगर आपको चोट या खरोच लग जाती है तो वहाँ पर कोशिका विभाजन होती है, अर्थात कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका टूटकर 2-3 कोशिका में विभक्त हो जाती है और जहाँ कोशिका की कमी है वहाँ जाकर जुड़ती है। तो जहाँ खरोच लगती है वो भर जाती है, वो घाव हमारा भर जाता है। तो वो सब चीज़ को जो नियंत्रण करता है, जानते हैं कौन करता है सर? कौन करता है? तो वो करता है नाभिक। कौन करता है? नाभिक। लेकिन प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। कैसा सर? तो प्रश्न कह रहा है कि कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग है कौन सा है? तो बायोलॉजी में आप लोग 10th कक्षा में पढ़े होंगे। कोशिकांग का अर्थ होता है, कोशिकांग का सिंपल और शाब्दिक अर्थ होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। तो यहाँ भी वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है सर, तो मैंने बताया आपको नाभिक। तो बेसिक सी बात है कि इसकी भी आंसर क्या होने वाली है? नाभिक। लेकिन आंसर करने के बाद हम लोग को एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए सर। क्या होनी चाहिए? आपको जानकारी ये चीज़ों की होनी चाहिए सर कि नाभिक जो होता है, जिसके जो हम लोगों ने आंसर अभी किया, नाभिक जो होता है, ये नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है ना। और जो है कोशिका की जो डीएनए होता है ना, वो नाभिक में ही जाकर जो है अवस्थित होता है या जमा होता है, कह सकते हैं हम लोग। तो उन चीज़ों को भी आप लोग लिखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हम लोगों ने सोचा है कि एक गवर्नमेंट सीट पक्का इस बार करनी है पैरामेडिकल में और पॉलिटेक्निक में, तो सिंपल और शाब्दिक अर्थ ये है कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग जो है 12वीं पर्व में प्रत्येक वीडियोज में एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखेंगे और एक पर डे सेट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे नंबर काफ़ी कम ही आए क्यों ना। तो सेट प्रैक्टिस करने के क्रम में ये क्या होगा कि आप लोग ये जज कर पा रहे होंगे या कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस दौर से किस तौर से पूछी जाती है, और ये भी जज कर पाएंगे कि मैं आपको जो बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, क्या उस चीज़ों को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन हल हो पा रही है कि नहीं। तो जिस प्रकार से स्मार्ट गुरुकुल जो संस्था है आपकी, यहाँ पे जो पढ़ाने की कला है या पढ़ाने की जो यहाँ की जो फैसिलिटीज जो जितने भी सारे शिक्षक वो आपको देते हैं, तो किस प्रकार से देते हैं सर? बिल्कुल इस प्रकार से देते हैं जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। जो थियोरेटिकल पार्ट जो होता है अन्य कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट, और आप लोग के क्वेश्चंस भी आती है अन्य जगहों का जो देखकर आप लोग आते हैं। अन्य जगह मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन आता है कि सर ऑब्जेक्टिव बाय क्वेश्चन बताइए ना। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं मैं आपको हजारों 10,000 20,000 क्वेश्चन भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा भी दूंगा, लेकिन एग्जाम में बनेगी तब तो सिंपल है। लेकिन एग्जाम में तभी बन पाएगी जब आप थियोरेटिकल पार्ट से अवगत हो पाएंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं।
थ्योरेटिकल वाइज जो चीज़ें होती है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन की सूचियाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है उस प्रश्नों की सूचियाँ लेकर आते हैं। उसके बाद जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उस प्रश्नों की भी सूचियाँ आती है। इतना सा अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो फिर गवर्नमेंट सीट आप लोगों को जो है लेने में या मैं आपको दिलाने में कहीं दोहराई नहीं होगी। मैं बिल्कुल सफल हो पाऊँगा, मैं और आप दोनों सफल हो पाएंगे। तो 100 बात की एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट का प्रैक्टिस करें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मेरे पास ही नहीं और भी अन्य बहुत सारे आपको जो है ऑनलाइन शिक्षक दिख जाएंगे, तो यहाँ वहाँ भागने से कुछ नहीं होगा, एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे। भले ही पढ़ाई ऊंच नीच कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ भी देखने के लिए मिलती है, वो बड़ी चीज़ें नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जिस प्रकार से हम लोग सुविधा प्रदान कर रहे हैं और आगे जाकर करते रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे और कोई दिक्कत और कठिनाई के दौर से आपको गुजरना ना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। सिंपल बात है कि आपको सफल होनी है तो सेल्फ स्टडी पर ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। बाकी हम लोग तो आपको सहायता देने के लिए हैं, बाकी इधर उधर दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा सेल्फ स्टडी पर आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न करें। तो मैं अभी ये बता रहा था कि कोशिका जो है अर्थात कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है, कोशिका को जो नियंत्रित करके रखता है, कौन रखता है सर? तो मैंने बताया कि वो नाभिक करके रखता है सर। इसलिए हम लोग नाभिक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, ये भी याद रखेंगे। और एक चीज समझनी है सर, वो ये समझनी है कोशिका का डीएनए, कोशिका का डीएनए नाभिक के अंदर संचित रहता है, नाभिक के अंदर संचित रहता है। ठीक है सर। तो ये प्रश्न थी कि कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है सर? कोशिकांग का शाब्दिक अर्थ होता है नियंत्रण या नियंत्रक। तो कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो क्या होता है सर? नाभिक होता है। ठीक है, पहला प्रश्न ये थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग सर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित मतलब क्या? जो नीचे वर्णित है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है? कोशिका तो कोशिका है और कोशिका के अंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोशिकांग। कोशिकांग का अर्थ क्या हुआ कि कोशिका के चूंकि बहुत सारे अंग हैं तो उन्हीं में से कोई एक अंग कोशिकांग कहलाएगी। तो ये बोल रहा है कि कोशिका का जो बहुत सारे अंग है उनमें से कौन सा ऐसा अंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ये आपको बतानी है सर, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन जो कारखाना कोशिका के अंदर मतलब कहलाता है, जानते किसे कहते हैं सर? किसे कहते हैं सर? ये हम लोग कहते हैं राइबोसोम। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना का अर्थ ये हुआ कि प्रोटीन जो कोशिका को मरम्मत करके रखता है, मजबूत करके रखता है, या छोटी बड़ी चीज़ें जो कोशिका के अंदर जो कठिनाइयाँ होती है उसे पूरा करने में कौन सहायता करता है सर? तो वो करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो आपका जो आंसर ये क्वेश्चन का होने वाला है तो क्या होगा सर? तो होगा सर राइबोसोम। लेकिन ये आंसर तो खैर हम लोगों ने कर लिया, लेकिन राइबोसोम के संबंधित कुछ और चीज़ों को समझिए कि पर हम लोग भले ही एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है सर। तो ये प्रश्न पूछी गई है और इसी से संबंधित जो चीज़ें मैं बताता हूँ प्रश्न के अंदर, वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसी से रिलेट्स रखती है अगल बगल की चीज़ें, इसलिए उसे भी जानकारी आप लोग रखेंगे। तो ये चीज़ जब समझे आप लोग तो एक चीज़ और समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या सर? कि राइबोसोम में कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। किसका होता है सर? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। इसलिए प्रोटीन का कारखाना जो है कोशिका के अंदर किसे कहा जाता है सर? राइबोसोम को कहा जाता है। इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ, है ना, और आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है। राइबोसोम में कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है ना। इसलिए इसे अर्थात राइबोसोम को इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं या कहा जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए आपको। ठीक है सर।
ओके सर, ये प्रश्न नंबर 2 था। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपने आप को हम लोग अपना रुख करते हैं, तो बिना देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और पेन और कॉपी लेकर रहेंगे, क्योंकि जितना मैं बताता हूँ उसे आप स्किप कर भी सकते हैं, रोक भी कर भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वर्तमान में आप कर सकते हैं। जो ऐप के स्टूडेंट है तो वो तो खैर कर नहीं पाएंगे, जो ऐप पर होंगे वर्तमान समय में। आइए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ा जाए, है ना। आगे के प्रश्न क्या है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, फिर वही चीज़, कोशिकांग का अर्थ क्या होता है सर, क्योंकि कोशिका जो है, कोशिका के विभिन्न अंग है, बहुत सारे अंग है, उन्हीं में से किसी एक अंग को हम लोग क्या कहेंगे सर, कोशिकांग कहेंगे, मतलब कोशिका के अंगों को। तो ये बोल रहा है कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, अर्थात कि मानवों में वो पाया नहीं जाता है, सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ पशुओं में पाया जाता है वो कोशिका का अंग, वो कौन सा है सर, लाइसोसोम है सर, या गोल्गी बॉडी है सर, या सेंट्रोसोम है, या राइबोसोम है, ये चीज़ बताना है आपको, है ना। तो इन चीज़ों को ज़्यादा समझने का प्रयत्न कीजिए और प्रयास कीजिए सर। क्या करना है सर कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको लाइसोसोम दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर, ये लाइसोसोम जो आपको दिख रही है, और साथ में सेंट्रोसोम है, क्या सेंट्रोसोम भी ऑप्शन में है, और सेंट्रोसोम जो दिख रहा है, और सिलिया है क्या, नहीं है सर, एक सिलिया नाम की है सर कोशिकांग, एक है सिलिया, कौन सा है सर, सिलिया, सिलिया नाम का कोशिकांग है ना। तो ये सब जो है ना जंतुओं में मौजूद होता है, किसमें होता है सर, जंतु में होता है, लेकिन पेड़ पौधों में ये मौजूद नहीं होता है सर, है ना। तो ये तीनों आपका आंसर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपका कि इनमें से ऑप्शन ऐसा भी रहना चाहिए था कि ए और सी दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नहीं है ऐसा तो हम लोग आंसर क्या करेंगे सर, लाइसोसोम भी करने वाले हैं, और सेंट्रोसोम भी आंसर होगी, और एक सिलिया, ये तीनों चीज़ें ऐसा है जो सिर्फ किसमें पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पशुओं में पाया जाता है, ना कि पौधों में। इसे भी मैं थोड़ा सा अक्षरों में लिखने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ, इस चीज़ को देखेंगे आप लोग भी सर। किस प्रकार से सर, तो इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं सर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइसोसोम क्या है सर, लाइसोसोम, और कौन है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और सिलिया नाम का एक कोशिकांग है, ये याद रखेंगे, सिलिया। ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों जंतुओं में मौजूद होते हैं, किसमें सर, जंतुओं में मौजूद होते हैं, पौधों में ये कोशिकांग अनुपस्थित होता है, क्या होता है सर, अनुपस्थित होता है। ये चीज़ों को समझनी थी और जाननी थी सर, जान के इसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट के समय भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। और बार बार बोलते हैं कि इसे आप जो है कॉपी में नोट करेंगे, और क्वेश्चन की सूची आपके पास भी बनेगी, और हैंड राइटिंग नोट्स आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और बाकी चूँकि आज पढ़ लिए तो कल कैसे रिवीजन होगी, परसों कैसे होगी, इन चीज़ों को लेकर, है ना, तो दिक्कत ना होगी। तो देखिए, चूँकि आज देखिए आप लोग का फॉर्म काफ़ी नज़दीक है, अब ऐसा नहीं कि बहुत समय बाद आपका फॉर्म अब आने वाली है, फॉर्म काफ़ी नज़दीक समय में आप लोग के सामने, अब आप लोग के समक्ष दिखेगी, ठीक है सर। मतलब अगले जो मंथ आने वाले, इसके पहले सप्ताह में दिख जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को ही देखने के लिए आपको मिलेगा, फॉर्म मिल जाएगी सर। और वहाँ से बिल्कुल ठीक 20 से 22 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आपके पास कुल मिला के जो वर्तमान में जो आपके पास अब समय रही है, वो रही है 1.5 से 2 महीने का समय रही है ना। तो अब जो है अपने आप को निछोवर करने का समय आ गया, बिल्कुल निछोवर करेंगे, सेल्फ स्टडी पर जितना हो पाता है ध्यान देने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये है सर कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए, किसके लिए सर, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बोल रहा है। अर्धसूत्रण के लिए, है ना, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण मतलब क्या कि अर्धसूत्रण हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्रण जो होता है वो 2 चरण में विभक्त है, 2 चरणों में होता है सर अर्धसूत्रण। ये चीज़ हम लोग को जानकारी है सर। और अर्धसूत्रण के में क्या होता है कि कोशिका जो होती है, कभी कभी हम लोग देखते हैं
कि हमारे कोशिका जो होती है, सपोर्ट करते हैं ये जो हमारे पास कोशिका है, तो ये कोशिका जो है कभी कभी ऐसा लगेगा आपको काफ़ी ज़्यादा खुजलाती है ये, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, मतलब दर्द कर रहा है कोशिका, ऐसा लगता है। या यूँ एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि कभी जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ख़राब रहती है, तो हम लोग को इंजेक्शन लेनी पड़ती है, तो कोशिका से ही लेना पड़ता है। अगर आप चूँकि नस में भी लेंगे तो बिना कोशिका की सहायता से नस तक तो जाएगी नहीं आपकी इंजेक्शन। या आप जो है खास करके मैं जो अभी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो आपको लेना है कहाँ की सर, तो पीछे साइड जहाँ पर आप लोग इंजेक्शन लेते हैं, तो वहाँ पर जब इंजेक्शन ली जाती है, तो इंजेक्शन लेने के क्रम में इंजेक्शन जब ली जाती है, तो उसके बाद जब देखिए सपोज कि एक सुई जो अंदर तक गई, अंदर जब सुई गई, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ सुराख हो गया होगा, लेकिन वो सुराख हम लोग को दिखती है क्या, नहीं दिखती है। जब वो सुराख हुई तो मन में इमेज बनना चाहिए सर, सुराख हो गई तो अंदर में जितना भी ब्लड सर्कुलेशन की चीज़ें होगी या ब्लड होगी वो तो बाहर आनी चाहिए, वो सब नहीं आती है। 1-2 सेकेंड के बाद नहीं आने का कारण क्या होता है सर, कोशिका आपस में जाकर जुकड़ जाती है, मजबूत हो जाती है, लेकिन कोशिका तो बहुत जल्द विभाजन होकर जुड़ तो जाती जरूर है, लेकिन बहुत दिनों तक, इट मीन्स 1 से 2 दिनों तक हम लोग को वो पेन रहता है, इट मीन्स दर्द करते रहता है। वजह ये है कि अर्धसूत्रण होता है सर। अर्धसूत्रण मतलब 2 चरणों में अर्धसूत्रण क्या होती है सर, विभक्त होती है। और ये खास करके जो ये चीज़ है, ये जनन ग्रंथियों में आपको देखने के लिए मिलता है, जनन के दौरान देखने के लिए मिलता है, जनन ग्रंथियों में देखने के लिए मिलता है। खैर इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, तो अभी क्वेश्चन में उतना डिटेल जाना उचित भी नहीं है और मैं समझूंगा भी नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा सर, ये देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, ये चुनना है, जो सत्य है उसको छोड़ना। तो देखेंगे पहला क्या है सर, ए नंबर में अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। मैंने तो बताया कि इस 2 चरणों में आपकी होती है, तो सही है सर। नहीं ये क्या है, ये तो नहीं होगी, इसका मतलब ये तो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। दूसरा मतलब ये होता है, आंसर ये नहीं होगी, लेकिन ये सही है, ये चीज़ें मतलब अर्धसूत्रण के लिए ये कथन सत्य है, लेकिन हमको चुनना है सत्य कौन सा नहीं है। अगला बी है कि अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है ना, ये चीज़ें नहीं है। अर्थात आपकी आंसर देखिए यहाँ पर निकल के आ गई, तो आंसर आपकी यही होगी कि अर्धसूत्रण के परिणाम जो होता है ना, स्वरूप जो है, ये जानते क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या कितना है सर हम लोगों में, आप लोगों को मैंने बताया था कितना होता है सर, कि मानवों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है सर, 23 जोड़ा या 23 युग्मनज होता है। क्या होता है, युग्मनज। या अगर पूछेंगे संख्या में तो 23 दूनी कितनी होगी सर, 46 होती है सर। ये तो हम लोग पढ़े भी थे, सीखे भी थे। तो बोल रहा है गुणसूत्रों की संख्या से दुगुनी होती है। क्या मतलब, क्या कि संख्या 40 है, 40 दूनी कितनी हो जाएगी, 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, मतलब 92, 92 होती है। क्या नहीं होती है, वो सिर्फ कितनी होती है, 2 चरणों में ही होता है। इसलिए आंसर क्या है हमारा, गलत है। तो आंसर क्या होगी आपके, आंसर तो ये निकल के आ गई हमारी, बाकी शेष 2 है उसे भी पढ़ लेंगे, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कि अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जिन परिणामी कोषों में मिश्रित होते हैं, अर्थात ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये बोलना ही चल रहा है कि अर्धसूत्रण के दौरान जो होता है ना, जनन जो कोशिका होती है, अर्थात जनन की जो कोशिका, इट मीन्स क्या, कुछ कोशिका का जो अंग होता है वो अंग टूटकर बाहर निकलती है जनन के क्रम में, उसे बोलते हैं कोशिका। तो उस कोशिका में कुछ चीज़ें जो होती है, अर्थात जो अर्धसूत्रण होता है, तो कोशिका की अर्धसूत्रण विभक्त होती है, मतलब भाग में विभक्त हो जाती है, बट जाती है, कट जाती है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, तो ये तो खैर सही है, सब चीज़ें ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना ही अब उचित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रहा आपके ये स्क्रीन बोर्ड पर, जैसे देखने का प्रयत्न करेंगे। 4 देख लिए, चूँकि हम लोग 5 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, तो 5 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्या बोल रहा है सर, 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कौन सी ऐसी कोशिका है जो कोशिका का क्या कहा जाता है, मास्टर। किस कोशिका ने, यहाँ पर होगी किस कोशिकांग को, मतलब कोशिका के कौन सा ऐसा अंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिका का मास्टर कहते हैं। तो यू आप लोग याद कीजिए, जब क्लास 10वीं कक्षा में थे तो आपको एक चीज़ बताई गई थी, जब आपके गुरुजी जो होंगे तो वो आपको बताए होंगे कि कोशिका में जो है उसका ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, फिर कौन सी ऐसी कोशिका जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी सर। कौन सा है सर, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है सर, या माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है सर, या नाभिक है सर, कौन सा है सर। जैसे मैंने आपको पावर हाउस बताया तो आपके मन में ये इमेज बन गया होगा सर, क्या बना होगा सर, कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा सर। हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़े थे सर कि पावर हाउस कोशिका को जो कहा जाता है सर, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन सिर्फ पावर हाउस ही नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है सर, मास्टर भी कहा जाता है, कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है। तो यूँ हम लोग ये कर सकते हैं
कि 5 नंबर को कुछ इन चीज़ों से हम लोग नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। क्या सर? कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अर्थात सिर्फ पावर हाउस ही नहीं, साथ में मास्टर भी कहा जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और सिर्फ पावर हाउस ही नहीं कहा जाता था, हम लोग जाने क्या कहा जाता है सर? मास्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर, अर्थात एक गुरु के रूप में भी ये जानता है ना, मास्टर में सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, है ना। तो 6 की ओर जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपसे सब कुछ साझा करना चाहूँगा सर। साझा ये बातें हैं कि देखेंगे कि आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हम बार बार बोलते हैं जो समझाना चाह रहे हैं, सिखाना हम चाहते हैं, उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखेंगे और कमेंट पे बिल्कुल समय ना दे, उस पर ना गंवाए आप लोग। अभी चूँकि समय देनी है आपको, और जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं वैसे भी कोई डाउट आपके पास रहने वाली नहीं है। कोई डाउट हम चाहते हैं एक भी डाउट आपका ना रहे। यही वजह है कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट जब बताई जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग जो है ध्यान रखते हैं कि कोई दिक्कत आपको ना हो, है ना। उसके बाद जब क्वेश्चन भी आती है तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़कर उसके बाद फिर टिक करके अच्छे से आपको बताई जाती है। ये सब लिखने की क्या ही आवश्यकता है, वजह ये है कि आपको कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि आप मेरे सामने जो भी है एकेडमिक स्तर के स्टूडेंट है, इट मीन्स आप जो है कुछ बच्चे हैं, इट मीन्स बिल्कुल ही आपको नॉलेज इन चीज़ों को लेकर नहीं है, इन सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर हम लेकर चलते हैं और बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग की स्थिति रहती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अपना रुख करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? तो 6 इस प्रकार से है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये आपको बताना है सर। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी जीव और जंतु है, सब का जो शरीर का अर्थात सबकी जो काया अर्थात शरीर का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है सर? कोशिका से हुआ है। यही वजह है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है सर? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाएगा सर? कोशिका कहलाएगी सर, है ना। क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने आपको बताया कि जो जीव या जंतु जितने भी है दुनिया में, सब जो है जो बने हैं वो कोशिका की सहायता से ही उसका निर्माण हो पाया है। इसलिए जीवन जो है वो कोशिका की मूलभूत इकाई है। ठीक है सर। इसका भी 2 लाइन इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सर। किस प्रकार से सर? कि सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। सभी जीव जंतु कोशिका के होते हैं। ठीक है सर। यही वजह है कि जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से हम किसे जानते हैं सर? तो कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए कोशिका देखिए क्या प्रश्न क्या आएगा आपसे। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो इस प्रकार से देखेंगे आपके पास ऑप्शन है कि ऑस्टेलाइसिस, न्यूरॉन, है ना, और क्रोमेटोफोरस और लिम्फ कोशिकाएं इस प्रकार से है। लेकिन आप जब याद कीजिए आपके गुरुजी अर्थात मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर पशु की चर्चा किया जाए या ओवरऑल भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है सर। लेकिन यहाँ ऑप्शन है क्या सर? नहीं है ऑप्शन। तो हो सकता है कहीं ऑप्शन आपकी कट गई हो, इसलिए हम लोग आंसर क्या करेंगे सर? तो हम लोग की जो आंसर होने वाली है वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। क्या होगा सर? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दिस इज योर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु, मतलब कोशिका में सबसे अधिक ऐसा कौन सा अणु है जो पाया जाता है सर? तो मैंने बार बार आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो है
जल की जो मात्रा है वो लगभग जो है 70 अर्थात 70% है। तो 70 मात्र 30% हमारे पास बोन अर्थात हड्डियां हैं या अन्य चीज़ें हैं, है ना, वेनिस मतलब कि नस वगैरह या अन्य चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो और कुछ चीज़ें और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, लेकिन 70% आपका जल है। तो यही वजह है कि कोशिका में भी 70% जल है कि नहीं। हमारे शरीर के जितनी 70% जल का मतलब क्या हुआ कि पूरे शरीर में 70% अगर जल है तो उंगली अगर काट के निकाल रहे हैं इसमें 70% होगी। ये काट, अरे परसेंटेज भी आप लोग को मैथ में मैंने बताया था, है ना। तो कोशिका में भी जो 70% होने वाला है अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जो होने वाली है, फिर ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो अणु होने वाला है वो क्या होगा सर, तो वो जो अणु का नाम है उसका नाम है सर जल। क्या नाम है सर, जल। तो आंसर जो होने वाली है आपकी राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अपना रुख करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत जो होता है जानते हैं किस पर लागू नहीं होता है सर, किस पर नहीं होता है सर, वो वायरस पे लागू नहीं होता है सर, है ना। वायरस पे लागू नहीं होता है अर्थात किस पर लागू नहीं होगा सर, विषाणु पर। लेकिन कभी कभी इसका आंसर जो है आपका जीवाणु भी ले ली जाती है, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिया है। आपके पास ऑप्शन अगर विषाणु रहेगा तो विषाणु ले लेनी है, और अगर जीवाणु रहेगा तो जीवाणु ले लेनी है। तो बोलेंगे सर अगर दोनों ऑप्शन में रह जाए तब सर क्या करेंगे, है ना। जब दोनों ऑप्शन में रह जाए तब आप लोग का जो चुनने की प्रक्रिया होनी चाहिए, फिर जो आपका आंसर जो चूज करेंगे या टिक करेंगे या जो उस आंसर को आप लोग चुनेंगे, उस आंसर जो होने वाली वो होगी आपकी क्या, वायरस अर्थात विषाणु होगी सर आपका। लेकिन अगर विषाणु ऑप्शन में ना रहे तो क्या करनी है सर, जीवाणु को टिक करनी है, टिक मार के आगे चलेंगे। ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न को सही किया गया है, चूँकि ये प्रश्न जो है रिपीटेड है आपके एग्जाम में। एक बार जीवाणु आंसर ले ली गई है आपके बोर्ड के द्वारा, जो आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराती है DCSE बोर्ड कराती है, तो उसके द्वारा जीवाणु आंसर टिक की गई है और एक बार विषाणु भी की गई है। लेकिन अन्य जगहों पर इट मीन्स कि और भी जो अन्य क्षेत्र है जहाँ से बुक के माध्यम से मैंने देख पाया है, बुक को मैंने देखा है, अच्छे अच्छे बुकों को मैंने जो रीड किया है, पढ़ा है, तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला कि आंसर जो है कि ज़्यादातर जो वैज्ञानिकों का भी मत रहा है या आंसर जो टिक की गई है फिर ली गई है वो क्या ली गई है सर, विषाणु ली गई है। लेकिन आंसर आपके बोर्ड में जीवाणु को भी चूज किया गया है, सही किया गया, और विषाणु को भी। इसलिए अगर जीवाणु रहेगी तो जीवाणु टिक करेंगे, अगर विषाणु रही तो विषाणु चूज करेंगे, अगर दोनों रहे तो विषाणु को चूज करके आगे निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10 सर क्या रहा है, आइए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है ना। तो जो सत्य है वो आपको बतानी है सर, कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था कि कोशिका का जो नियंत्रण करता है या व्यवस्थित करके जो रखता है कौन रखता है सर, तो आपने बताया था सर, और हम दोनों ने मिलकर ये क्वेश्चन को आंसर को सही किया था। उसका नाम था नाभिक। आंसर क्या थी सर, नाभिक। कोशिका को कौन नियंत्रण करता है, तो नाभिक करता है। ये प्रश्न थी हम लोग का, आंसर भी थी नाभिक। तो यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है यहाँ से आंसर निकल कर आपके सामने आने वाली है। आइएगा देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या चीज सत्य कौन सा है वो चुनना है। प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाई है, ये क्या कह रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या है सर, है ना। चलिए आइए अगला पढ़ते हैं कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। रिकेटियासिस में कोशिका भित्ति नहीं होता है सर, ये चीज़ आपको बोला गया है सर। कौन सा कथन सत्य है ये भी पूछ रहा है प्रश्न, कौन सा कथन सर सत्य है। प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाई है, प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाई है। अच्छा, इनका कहने का अर्थ है कि प्राय मतलब लगभग जो छोटे छोटे जीव हैं क्या वो कोशिका से मिलकर उसका निर्माण होता है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या है सर, वो कोशिका है। अर्थात जो जीव और जंतु में उसके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका की सहायता से ही हुआ है। अर्थात बिना कोशिका से उसका शरीर का निर्माण ऐसे भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि लघुत्तम बिल्कुल छोटे छोटे जो स्वजीवी होते हैं क्या वो कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे नहीं होते हैं लेकिन लगभग होते हैं। अर्थात ये आंसर आपका यहीं सही हो पा रही है। तो ए नंबर टिक करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि चलिए
हाँ चलिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन इस प्रकार से है सर कि कोशिका प्रयाक्तम क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है सर, नहीं कोशिका प्रयाक्तम क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, जीव द्रव्य करता है, केंद्रिका करता है, सूत्रकनिका करता है या केंद्रक करता है, कौन करता है ये आपको बतानी है सर, है ना। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर आपके पास होने वाला है तो ये कोशिका प्रयाक्तम क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका का जो नियंत्रण करता है, अभी इसके पहले हम लोगों ने आंसर चूज किया था सर, कोशिका का जो है नियंत्रण कौन करता है सर, तो आपने बताया था सर नाभिक, क्या बताया था सर नाभिक, लेकिन यहाँ पर नाभिक का ऑप्शन है क्या सर, नहीं है सर, कहीं दूर दूर तक नाभिक नहीं दिख रहा है सर, जब जीव द्रव्य तो होगी नहीं सर, सूत्रकनिका होगी नहीं सर। अब आंसर आपके पास है केंद्रिका और केंद्रक, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ना, तो केंद्रक और केंद्रिका में है तो सिमिलर लेकिन अंतर बहुत ही ज़्यादा है सर, है ना। केंद्रिका का अर्थ ही होता है क्या सर, नाभिक के बिल्कुल समीप जो है वो केंद्रिका पाई जाती है, इसलिए आंसर हम लोग यहाँ पर केंद्रिका को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाँ 12 आ गई आपके पास, 12 का आंसर करेंगे, 12 का आंसर करने का प्रयत्न करेंगे आप लोग, है ना, 12 का आंसर करेंगे, चलेंगे 12 को देखिए कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं सर, तो पौधों में जो होता है सर कोशिका भित्ति जो होती है उसका निर्माण करने वाले जटिल जो सेल्यूलोज होता है उसका नाम होता है सर सुक्रोज, क्या होता है सर सुक्रोज, तो इसलिए आंसर सर सुक्रोज कर लिया जाए क्या सर, तो 12 का बिल्कुल बिना कुछ सोचे आप सुक्रोज कर तो जरूर सकते हैं सर, लेकिन सुक्रोज है ना ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो है सर, लेकिन सुक्रोज जो है जानते हैं कहाँ पर ये मात खा जाती है, कहाँ पर इस ऑप्शन को चुननी नहीं है या फिर कहाँ पर चुननी है, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन है आपके पास, मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को देखकर चलनी पड़ेगी, कुछ शर्तों को, और सेल्यूलोज को टिक कर निकलनी पड़ेगी सर। जो थियोटिकल पार्ट को पढ़े होंगे वहाँ पर मैंने ये चीज़ को आपको अच्छे से बताई थी, अवगत कराई थी, तो वो चीज़ जो पढ़े होंगे सीखे होंगे तो वहाँ दिक्कत कठिनाई आपको नहीं होगी यहाँ पर, है ना। तो आंसर क्या चूज करेंगे सर सेल्यूलोज, लेकिन कई जगहों पर इट मीन्स आपके कई बुकों में भी और गूगल में भी आपके जो आंसर देखने के लिए मिलता है सर सुक्रोज देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन वो नहीं टिक करनी है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के बोर्ड के द्वारा आंसर सेल्यूलोज लिया गया है और उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है क्यों लिया गया, तो वो मेरे थियोटिकल पार्ट में आपको अच्छे से जानकारी आपको मैंने दिया था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, अरे 13 को देखिए, 13 क्या कह रहा है सर, 13 ये बोल रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ये चीज़ आपको बताना है। नाभिक के अलावा, नाभिक में तो हम लोग अभी पढ़े ही थे कि डीएनए को संचित करके, देखिए इसलिए मैं थियोटिकल यहाँ भी पढ़ाने के क्रम में थ्योरी में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए याद कीजिए आप क्वेश्चन को, जब मैं बता रहा था तो वहाँ पर मैंने थ्योरी में लिखा था कि कोशिका नाभिक जो है, नाभिक के अंदर कुछ डीएनए का क्या होता है सर निर्माण होता है, डीएनए को संचित करके रखा जाता है या अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि नाभिक के अलावा, नाभिक में तो रहता ही है डीएनए संचित, उसके अलावा और वैसा कौन सा कोशिका का अंग है अर्थात कोशिकांग है जहाँ पर डीएनए होता है, तो ऑप्शन आपके पास है तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा सर इसका आंसर क्या होगी सर, तो ये आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि नाभिक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है फिर बहुत सूक्ष्मतम संख्याओं में, सूक्ष्मतम इकाइयों में पाई ही जाती है क्यों ना हो, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर क्या होगी सर माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात नाइट्रोकॉन्ड्रिया में वो पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में, सूक्ष्मतम मात्रा में, सूक्ष्मतम इकाइयों के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाई जाती है। तो आंसर जो होने वाली है क्या होगी सर, वो माइटोकॉन्ड्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 इज, तो आइए 14 देखते हैं सर 14 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, 14 को देखेंगे। 14 बोल रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन का आंसर आपको है ना चूज करनी है सर। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगी केवल समसूत्रण होगी। यहाँ पर क्या आंसर होगा सर, समसूत्रण आंसर होगी। आप आज तक आंसर को जल्दी टिक हम लोग करके आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को मिलाइए, याद कीजिए, बताए थे, याद करेंगे विद्यार्थी का। मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति और एटीपी के बारे में, इसका फुल फॉर्म वगैरह भी मैंने आपको बताया था। तो कोशिका भित्ति और एटीपी के बारे में बताना है, इसको चूज करना है, चुननी है कि ये चारों ऑप्शन में से
कौन सा ऑप्शन जो है कोशिका भित्ति से संबंध रखता है या एटीपी से संबंध रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 का जो आंसर होने वाला है जानते हैं क्या होगी सर, क्या होगी? कोशिका भित्ति कौन सा रखेगा सर? जानवर की कोशिका, पौधों की कोशिका। कोशिका भित्ति क्या होती है सर? कोषों की भित्ति, मतलब पौधों की कोशिका। तो एक का ऑप्शन नंबर बी, लेकिन 2 का क्या होगा सर? तो 2 का ये हम लोग देखते हैं सर। नहीं, 2 का क्या होने वाला है? तो जानवर की कोशिका एटीपी ना, पौधों की कोशिका एटीपी ना, सूत्रकणिका है। एटीपी क्या है सर? सूत्रकणिका, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल पार्ट में भी, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़े हैं थियोरेटिकल पार्ट। जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे निश्चित रूप से सारे प्रश्नों को वो हल कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, हम लोग को मिलान करनी है। सारे प्रश्नों की सूचियाँ आपके एग्जाम की है ना। निम्न को सुमेलित करे, अर्थात मिलाए, सुमेलित करे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम जो है, इस साइड भी 3 ऑप्शन है, इस साइड भी 3। तो ये बोल रहा है कि लाइसोसोम किससे संबंध रखता है? तो पावर हाउस, गुणसूत्र या आत्महत्या की थैली। अर्थात लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं सर, या डीएनए को क्या कहते हैं सर? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ये चीज़ आपको जो है कि बतानी है सर, कहते क्या है किसको। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, जब मैंने थियोरेटिकल पार्ट आपको बताया था तो मैंने आपको पढ़ाया था सर। क्या पढ़ाया था सर मैंने? तो मैंने ये बताया था कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं सर? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं सर, बताएंगे? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं कि पावर हाउस कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, या आत्महत्या के थैली कहते हैं। ये चीज़ आपको बताना है, तो आप बताएंगे सर कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं सर? आत्महत्या की थैली कहते हैं सर। ऐसा आपने बताया था, अर्थात मैंने बताया था आपको, है ना। और सर और देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में भी मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, याद करेंगे आप लोग। तो मैंने ये बताया था कि डीएनए क्या है सर? डीएनए एक प्रकार का गुणसूत्र है। क्या है सर? गुणसूत्र है, जो डीएनए का निर्माण बिल्कुल इस प्रकार से होता है, ऐसे, है ना। ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। और एक चीज़ बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब तो एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर? तो ये किसी को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस, या क्या बोलते हैं सर इसको? इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर। मास्टर, आइए अब देख लीजिए, और भी बहुत सारा मैंने बताया था। तो देखिए, लाइसोसोम ऑप्शन है आपका। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं सर? आत्महत्या के थैली, तो मिला देंगे। फिर डीएनए को क्या कहते हैं सर? डीएनए को गुणसूत्र है। डीएनए क्या है सर? गुणसूत्र है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और मास्टर कहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है? मास्टर हाउस, है ना, अर्थात पावर हाउस, सॉरी पावर हाउस ऑप्शन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 17 की ओर। अब 17 बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र जो होता है वो कितना होता है सर? तो हम लोग जानते हैं सर, कितना होता है सर? 23 जोड़े होता है। और कितना होता है? 23 दूनी कितनी होगी सर? जोड़ा मतलब दो का, तो 46। आंसर कितना होगा सर? 46। नेक्स्ट 18 देखेंगे। मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र कितना जोड़ा है, ये पूछ रहा है। अब आइए जोड़ा बताइए, तभी मैंने बताया था 23 जोड़ा, और संख्या में 46। अगर संख्या में पूछे तब, अभी तो पूछा ही था संख्या में। क्वेश्चन नंबर 19, जीवों में अधिक विविधता का कारण बताएंगे। 19 बोलेंगे तो बोलेंगे सर, अनुकूलन, सहभागिता, जीवों में अधिक विविधता, मतलब जीव में जो होता है अलग अलग तरीका जो देखने के लिए मिलता है। किसी का नाक अलग है, कान अलग है, आँख अलग है, एक जैसा देखने के लिए नहीं मिलता है ना। मतलब आपका जो संतति, अर्थात जो संतति का निर्माण होता है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने के लिए मिलता है, किसमें? जीवों में, है ना। तो वो किसका कारण क्या है? कारण है उत्परिवर्तन। क्या है सर? उत्तर। आंसर आपका क्या होगा सर? उत्परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसमें लिंग सूत्र नहीं होता? ये आपको बताना कि सर किसमें जो है लिंग सूत्र होता नहीं है सर। बंदर में तो होता है सर, क्योंकि बंदर से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, हमारे पूर्वज बंदर थे, नहीं, वी आर मंकी। नेक्स्ट, चीता में भी होता है सर, छिपकली में भी होता है सर, तितली में होता नहीं है, ठीक है सर, ओके। और किसमें किसमें नहीं होता इसकी भी सूची हम बताएं, जाकर थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये आपको बतानी है कि पादप कोशिका जो होती है सर वो जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न होती है। तो जानते क्यों होती है? मैंने बताया था कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। दोनों में मैंने अंतर आपको बताया था कि
इसमें क्या होती है सर, कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक में पाई जाती नहीं है और एक में पाई जाती है। सिंपल चीज़ें हैं। तो कोशिका भित्ति ऑप्शन में मिलेगी, मार देना है, मिल तो गई। आंसर क्या होगी सर, कोशिका भित्ति। 12 क्वेश्चन क्या है सर, जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये बताना है। अरे जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये बताना है सर, कि सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति केंद्रक तो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इनमें से कोई नहीं है, इसको देख ले। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये क्या होती है, अनुपस्थित। क्या होती है सर, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति किसमें सर, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्या, तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गई, बताइए। तो आंसर बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तो आपने बताया था। आइए, निम्न से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। फिर वही चीज़ को, मतलब सेम प्रश्न नहीं है, प्रश्न को घुमा की तरफ पूछा गया है ना। यहाँ भी क्या होगी सर, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए। इसमें दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, ये बताना है आपको। तो इसमें आंसर क्या होगी सर, मेजेंटा आंसर है क्या। एनाफेज, टेलोफेन, मेटोफेज ही मारेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। चूँकि हम लोग इस प्रश्न को देख लिए थ्योरेटिकल पार्ट में, इसलिए मैं जल्दबाजी से जो है स्किप करते जा रहा हूँ आप लोगों का, है ना, तो परेशान नहीं होंगे। 26 नंबर, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइज वर्ण किसकी उपस्थिति का कारण होता है। याद करेंगे मेरे द्वारा बताया गया कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल, नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइज जो होती है किसके साथ होता है सर, तो मैंने बताया था आपको एंथोसाइनिन मैंने बताया था। ऑप्शन में है कैरोटीन ना, ये तो नहीं होगा, ये साइनिन है, ये नहीं होगी। चलिए, एंथोसाइनिन बताया था, याद करेंगे। 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। क्या है सर, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है सर। मैंने बताया था आपको कि ऐसा एक ही चीज़ है। ऐसा क्या है सर, चलिए इसको देख लेंगे। ऐसा एक ही है जी सर, क्या नाम है सर, क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर होगी आपकी, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट। 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर, 28 देखेंगे। 28 जो होने वाला है आपका सर, निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है सर, क्लोरोफिल। आप लोग जानते हैं, क्या आंसर होगी, क्लोरोफिल होगी। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है, ये आपको बतानी है। तो मैं बता दूं आपकी जो लाइसोसोम की, इसकी तो महत्वपूर्ण तो सबकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है ये बतानी है आपकी, तो राइबोसोम के। ऑप्शन में कहीं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, अंतर प्रदत्ती जालिका, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, आंसर तो सही होगी सारा। ये होना चाहिए ऑल, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतर प्रजातिल और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम तो है, ये तो हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी सर, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन से बनी होती है और लिपिड से बनी होती है सर। तो प्रोटीन से आंसर करेंगे सर, लिपिड दोनों तो ऑप्शन में है, प्रोटीन और लिपिड दोनों तब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए और बी। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ए और बी, अर्थात दोनों से बनी होती है। तो आज की जो अंतिम प्रश्न थी यही थी सर, और ये जो थी आपकी कोशिका से संबंधित प्रश्नों की सूचियाँ थी, ये आप लोगों ने देखा। बाकी शेष प्रश्न जो है जो रह गई है मेरे अलावा, जो आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं उठा पाए हैं, तो वो आप लोग जाकर जब क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ से जज कर पाएंगे कौन सा प्रश्न हमसे हल हो रही है, कौन सा नहीं हो रही है। कोई डाउट अगर होगी तो आप लोग जो है बिल्कुल निश्चित रूप से व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। आज की क्लास को, बायोलॉजी का जो ये क्लास थी कोशिका से संबंधित, इसे यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में नए एनर्जी के साथ, है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।